जी, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कुमार भृत्या। जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ते आए हैं, आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है। इसे अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे विभिन्न आचार्यों ने कुमार भृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में कौन सा स्थान दिया है। आचार्य चरक ने अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य को 6ठा स्थान दिया है। इसका रेफरेंस चरक संहिता सूत्र स्थान 30th चैप्टर के 20th श्लोक में दिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद में कुमार भृत्य को 5वां स्थान दिया है। इसका रेफरेंस सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1st चैप्टर के 7th श्लोक में दिया गया है। वहीं आचार्य वाग्भट ने कुमार भृत्य को अष्टांग आयुर्वेद में 2रा स्थान दिया है, जिसका रेफरेंस अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 1st चैप्टर के 10th श्लोक में दिया गया है। यह विभिन्न आचार्यों द्वारा दिए गए रेफरेंस पीजी एंट्रेंस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने की क्षमता रखते हैं, इसलिए यह जरूर याद रहना चाहिए। अब है आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप ने इसे प्रथम स्थान दिया है, इसीलिए आचार्य काश्यप को कुमार भृत्य का पितामह भी कहा जाता है। काश्यप द्वारा कुमार भृत्य को प्रथम स्थान देने के प्रति इन्होंने जो कारण बताया वह इस प्रकार है कि विभिन्न उपक्रमों द्वारा जिस बालक की देखभाल कर चिकित्सा कर उन्हें बड़ा किया जाता है, आयुर्वेद के अन्य अंग उसी युवा की चिकित्सा करते हैं, अतः यह प्रथम माना गया है। इनका कहने का अभिप्राय यह है कि जब शिशु पैदा होता है वह सर्वप्रथम बाल्यावस्था में आता है। उस बाल्यावस्था में यदि कोई व्याधि किसी रोग से ग्रस्त होता है तब उसकी चिकित्सा कुमार भृत्य में वर्णित उपक्रमों द्वारा की जाती है, जिसके कारण वह स्वस्थ होकर युवावस्था को प्रदान होता है। युवावस्था में आने के बाद आयुर्वेद के अन्य अंग उस पर कार्य कर सकते हैं। यदि बालक अवस्था में विभिन्न उपक्रमों द्वारा उसकी चिकित्सा न की जाए तो वह युवा अवस्था में आने के लिए सक्षम नहीं होगा तथा आयुर्वेद के अन्य अंग का फिर कोई कार्य नहीं रह जाएगा, इसलिए इसे प्रथम स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कुमार भृत्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार कुमार भृत्य में प्रसूति विज्ञान, स्त्री चिकित्सा तथा बाल चिकित्सा विज्ञान समस्त विषय आते थे, परंतु आधुनिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अब कुमार भृत्य से तात्पर्य सिर्फ बाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से लिया जाने लगा है। अब है कुमार भृत्य की निरुक्ति एवं परिभाषा। सर्वप्रथम देखते हैं निरुक्ति। कुमारस्य भरण अधिकृत्य कृत्यम कुमार भृत्यम, अर्थात कुमारों के भरण के लिए पोषण के लिए जो तंत्र है वही कुमार भृत्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कुमार भृत्य की परिभाषा। कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थनाश्च व्याधि नाम उपशमनार्थम। इसका रेफरेंस सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 1st चैप्टर से 7th श्लोक से लिया गया है। अब इसका देखते हैं अभिप्राय। जिस तंत्र में कुमार का भरण पोषण, धात्री के शीर दोषों का संशोधन कर्म, दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियां, ग्रहों से उत्पन्न व्याधियां एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे कुमार भृत्य कहा जाता है। अर्थात जिस तंत्र में कुमारों के भरण पोषण का वर्णन मिले, धात्री बोला जाता है वह माता जो बच्चे को स्तन्यपान करवाती है। धात्री के शीर दोषों का संशोधन कर्म हो, यदि स्तन्य दूषित हो जाते हैं और उनसे कोई उत्पन्न व्याधियां होती हैं तो उसका शमन कैसे करना है इसका वर्णन हो। ग्रहों से उत्पन्न व्याधि, ग्रहों से अभिप्राय यहाँ लिया गया है भूत पिशाच पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों से यदि कोई व्याधि होती है तो उसका उपशमन कैसे करना है। इस सब का संपूर्ण विवेचन जिस तंत्र में किया जाता है उसे कुमार भृत्य कहा जाता है। अब तक हमने पढ़ा आयुर्वेद के मतानुसार। अब हम देखते हैं आधुनिक मतानुसार बाल चिकित्सा कुमार भृत्य क्या है। बाल चिकित्सा को आधुनिक मत में पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। पीडियाट्रिक एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों के मेल से बना है। पीडिया प्लस में इएट्रिक प्लस में इक्स ICS। अब हम देखते हैं इससे अभिप्राय क्या है। पीडिया का मतलब होता है मीनिंग ए
चाइल्ड और प्रिटेनिंग टू ए चाइल्ड, अर्थात बालक व बालक विषयक। याट्रिक मतलब होता है ट्रीटमेंट। इक्स होता है ए ब्रांच ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें शिशु या शिशु विषयक चिकित्सा का अध्ययन होता है, उसे पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। आधुनिक बाल चिकित्सा के विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि जिस विज्ञान में बच्चे का अध्ययन गर्भाधान से प्रारंभ होता है, पूरे शैशव काल में चलता है और युवा होने तक किया जाता है, उसे पीडियाट्रिक कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो मॉडर्न पीडियाट्रिक में यूज की जाती हैं। वे हैं, फर्स्ट है हमारी नियोनेट और न्यूबॉर्न। जन्म से लेके 28 डेज तक के पीरियड में बच्चे को नियोनेट कहा जाता है। नियोनेट को फर्दर 2 डिवीजन में बांटा गया है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट से यहाँ लिया जाता है जन्म से लेके फर्स्ट 7 डेज, लेट नियोनेट से 7 डेज टू 28 डेज। सेकंड हमारे पास है इन्फेंट। इन्फेंट बोला जाता है एज अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को। टोडलर, टोडलर बोला जाता है 1 से 3 साल तक के बच्चे को। अब है हमारे पास प्रीनेटल पीरियड, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर बर्थ और वेट मोर देन 100 ग्राम। मतलब गेस्टेशन पीरियड का जब 28 वीक स्टार्ट हो जाता है, तब से लेके 7 डेज ऑफ बर्थ तक के टाइम को प्रीनेटल पीरियड बोला जाता है। प्रीनेटल पीरियड और नियोनेट में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंडेड प्रीनेटल पीरियड, 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर बर्थ और वेट मोर देन 500 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है फुल टर्म गेस्टेशन, 37 वीक्स टू 42 वीक्स, अर्थात 259 डेज टू 294 डेज। फुल टर्म गेस्टेशन से मतलब है वह नॉर्मल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब है हमारे पास प्री टर्म गेस्टेशन। प्री मतलब पहले, तो यहाँ मिनिमम रेंज है 37 वीक, तो 37 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो उसको बोलेंगे यह प्री टर्म है। अब है पोस्ट टर्म गेस्टेशन। पोस्ट टर्म गेस्टेशन, पोस्ट मतलब बाद में, तो यहाँ मैक्सिमम रेंज बताई गई थी 42 वीक्स, तो 42 वीक्स के बाद के टाइम को कहते हैं पोस्ट टर्म गेस्टेशन। अब है वेट, नॉर्मल और स्टैंडर्ड वेट 3.25 kg कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक एग्जैक्ट मतलब नहीं लिया जाता, एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। 2.5 kg टू 4 kg तक के अगर नियोनेट है तो वह नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट उसका माना जाता है। अब है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट से मतलब है लेस देन 2.5 kg। अगर बच्चे का वेट 2.5 kg है तो उसे लो बर्थ वेट कहा जाएगा, या उसे कम है तो उसे लो बर्थ वेट कहा जाएगा। अब है वेरी लो वेट, लेस देन 1500 ग्राम। देन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, लेस देन 100 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है लाइव बर्थ, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट शोज एविडेंसेस ऑफ लाइफ लाइक ब्रीथिंग, हार्टबीट, pulsation of umbilical cord और definite movement of voluntary muscle after separation from mother। यहाँ मतलब है लाइव बर्थ उसे कहेंगे जो माता से अलग होने के बाद, अर्थात जन्म लेने के बाद लाइफ के एविडेंसेस शो करता है, अर्थात सांस लेता है, हार्ट बीट नॉर्मल है, पल्स है उसमें, अर्थात वह जीवित है, उसे लाइव बर्थ कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन that fails to show evidence of life providing that gestational age is 22 weeks और weight exceed 500 ग्राम। स्टिल बर्थ से मतलब है जब बेबी पैदा होता है बिफोर 22 वीक्स और वेट एक्सीड 500 ग्राम उसका नहीं है तो पैदा होता है तो उसे स्टिल बर्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले यदि वह पैदा होता है तो वो बायोलॉजिकली
प्रोबेबल नहीं है जीवित रहने का। अगर इसके बाद यदि वह पैदा होता है और लाइफ के एविडेंसेस शो नहीं करता तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कुमार बरित्ता एंड टर्मिनोलॉजीज यूज इन पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।